हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 10 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान का अध्याय 4 यानी कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित है। इस वीडियो में अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है या 9 सहसंयोजक आबंध है। प्रश्न में एथेन का आणविक सूत्र दिया गया है C2H6। इसकी संरचना ऐसी होती है। अब हमें इसमें बताना है कि एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। चूंकि इसकी संरचना को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें सहसंयोजक आबंध की संख्या 7 है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ऑप्शन दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल। ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसकी प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन। कीटोन का सूत्र है CO। इस संरचना सूत्र में कीटोन प्रकार्यात्मक समूह को पीले रंग से दर्शाया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कीटोन। अब नेक्स्ट, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन दिया गया है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तो ऐसी स्थिति में बर्तन की तली के बाहर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, CH3Cl का संरचना इस प्रकार होती है। CH3Cl अणु की संरचना हम ऐसे लिख सकते हैं जिसमें एक कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक एक आबंध का निर्माण करती है। साथ ही साथ यह कार्बन परमाणु क्लोरीन परमाणु के साथ भी एक आबंध का निर्माण करती है। हम आगे लिखेंगे, CH3Cl में कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इस प्रकार 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध से जुड़े होते हैं। साथ ही कार्बन और क्लोरीन के बीच भी एक सहसंयोजक आबंध होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। दिया गया है एथेनोइक अम्ल, H2S, प्रोपेनॉन और F2। इन सारे यौगिक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें बनाना है। अब हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले एथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। इसका आणविक सूत्र है CH3COOH। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम इस प्रकार बनाएंगे। इस संरचना में जो हाइड्रोजन परमाणु है यह कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक बंधन बनाती है। इसी प्रकार बाकी हाइड्रोजन परमाणु भी कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंधन बनाती है। अब हम आएंगे ऑक्सीजन परमाणु पर। ऑक्सीजन परमाणु के बाध्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक बंधन बनाती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंधन बनाती है और ऑक्सीजन का जो परमाणु है ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके बंधन बनाती है।
अब हम आते हैं कार्बन परमाणु पर। कार्बन परमाणु क्या करता है? ऑक्सीजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के अन्य परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बंधन बनाती है। अब हम दूसरे कार्बन परमाणु पर आएंगे तो ये हाइड्रोजन के 3 परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है और कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ भी यह साझा करता है। इस प्रकार एथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम ऐसे बनाएंगे। अगला यौगिक है H2S। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार बनाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके आबंध बनाता है। इसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन परमाणु भी सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके आबंध बनाता है। अब सल्फर परमाणु क्या करता है? दोनों हाइड्रोजन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके यौगिक बनाता है। इसी प्रकार H2S का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम ऐसे बनाएंगे। अगला यौगिक है प्रोपेनॉन, जिसका आणविक सूत्र है CH3COCH3। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम इस प्रकार बनाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है? यह कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ एक आबंध बनाता है। इसी प्रकार बाकी हाइड्रोजन परमाणु भी आबंध बनाता है कार्बन परमाणु के साथ। इसी प्रकार इस साइड भी जितने भी हाइड्रोजन परमाणु हैं ये भी कार्बन परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके आबंध बनाता है। अब हम आते हैं ऑक्सीजन परमाणु पर। ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके आबंध बनाता है। अब तीनों कार्बन परमाणु अपने वाज्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा इस प्रकार करता है और आबंध बनाता है। यानी प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम इस प्रकार बनाएंगे। अगला यौगिक है F2। F2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार बनाएंगे। फ्लोरीन के वाज्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह अपने वाच्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु अपने निकटतम दूसरे फ्लोरीन परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके यह आबंध बनाता है। इस प्रकार F2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम इस प्रकार बनाएंगे। अब अगला प्रश्न है समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित हों समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह या ऐसा श्रृंखला जिसमें प्रत्येक यौगिक का एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह हो तो ऐसे श्रेणी को ही समजातीय श्रेणी कहा जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, प्रोपिल अल्कोहल यानी C3H7OH, ये सभी में हम क्या देख रहे हैं कि सब में OH ग्रुप लगा हुआ है और इसमें OH प्रक्रियात्मक समूह है। अतः हम लिख सकते हैं इस श्रृंखला के प्रत्येक सदस्य की प्रक्रियात्मक समूह OH है, अर्थात यह श्रेणी समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं और सबसे पहले भौतिक गुणों में अंतर की बात करते हैं। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन जबकि एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। एथेनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन जबकि एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 391 केल्विन होता है। एथेनॉल की मधुर गंध होती है जबकि एथेनोइक अम्ल की तेज दम घुटने वाली गंध होती है।
अब हम रासायनिक गुणों में अंतर की बात करेंगे। एथेनॉल विलयन लिटमस का रंग नहीं बदलता, जबकि एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है। अगर एथेनॉल के जलीय विलयन में लिटमस पत्र को डाला जाए तो लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, लेकिन एथेनोइक अम्ल के जलीय विलयन में नीले लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता है, क्योंकि इसमें अम्लीय गुण होता है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसका रासायनिक समीकरण हम ऐसे लिख सकते हैं, C2H5OH यानी एथेनॉल यह अभिक्रिया करता है सोडियम से और बनाता है C2H5ONa, और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम से क्रिया नहीं करता है। अगला अंतर यह है कि एथेनॉल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इसका रासायनिक समीकरण हम ऐसे लिखेंगे, CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल यह अभिक्रिया करता है Na2CO3 से यानी सोडियम कार्बोनेट से और बनाता है CH3COONa, और इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। अगला अभिक्रिया यह है कि CH3COOH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी अभिक्रिया करता है और इसमें यह बनाता है CH3COONa, और इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ और इसमें हमने भौतिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के मध्य अंतर स्पष्ट किया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, साबुन अणु का एक सिरा जल में विलय तथा दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। साबुन अणु की संरचना विचित्र प्रकार की होती है। साबुन अणु के एक सिरा जल में विलय होता है, जबकि दूसरा सिरा जल में अविलय होता है या हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। जल में साबुन अणुओं का बड़ा गुच्छा बनता है, जिसमें जलविरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होती है। इस संरचना को मिसेल कहा जाता है। इस चित्र में मिसेल संरचना को दर्शाया गया है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो साबुन अणुओं का जल में एक विशेष व्यवस्था होती है। इसमें साबुन अणु का जो आयनिक सिरा होता है वह बाहर की होता है, और जो दूसरा सिरा होता है यानी जो जल विरागी सिरा होता है वह अंदर की होता है, और इसी संरचना को मिसेल कहा जाता है। एथेनॉल ध्रुवीय विलायक नहीं है, इसलिए यह साबुन के साथ मिसेल का निर्माण नहीं करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? अधिकतर अनुप्रयोगों में क्या होता है, ईंधन के रूप में या तो कार्बन का या फिर उसके यौगिकों का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है यह हमें बताना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, कार्बन एवं उसके अधिकांश यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कार्बन या फिर इसके यौगिक की यह विशेषता है कि यह वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इनके दहन से हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती है तथा दहन के फलस्वरूप अवशेष नहीं बचता। ऐसे पदार्थों का ज्वलन ताप उपयुक्त होता है तथा ऊष्मीयमान उच्च होता है।
जिसके कारण क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया अगला प्रश्न है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वैसे जल जिसमें साबुन मुश्किल से झाग उत्पन्न करता है कठोर जल कहलाता है। हम अक्सर देखते हैं कुछ जल ऐसे होते हैं जिसमें साबुन बड़ी आसानी से झाग उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ जल ऐसे हैं जिसमें साबुन बहुत ही मुश्किल से झाग उत्पन्न करता है। ऐसे जल को कठोर जल कहा जाता है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से साबुन के अणु अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ यानी स्कम बनाते हैं। कठोर जल में क्या होता है, इसमें कैल्शियम के और मैग्नीशियम के लवण होते हैं और ये दोनों लवण साबुन अणु के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जिससे स्कम कहा जाता है। इस प्रकार सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है। देखेंगे अगला प्रश्न, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। अगर हम साबुन का विलयन लें और इसमें लाल लिटमस पत्र या नीला लिटमस पत्र को डालें तो हम क्या देखेंगे। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, साबुन क्षारकीय प्रकृति का होता है, इसलिए यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जबकि नीले लिटमस पत्र पर साबुन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साबुन क्या है, यह क्षारकीय प्रकृति का होता है, इसलिए साबुन के विलयन में अगर हम लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो यह नीला कर देगा, क्योंकि क्षारकीय विलयन की यह विशेषता होती है कि लाल लिटमस पत्र को वह नीला कर देता है, लेकिन क्षारकीय विलयन नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। अगला है प्रश्न संख्या 12, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और जुड़ने के फलस्वरूप संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, तो ऐसे प्रक्रिया को ही हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। यह अभिक्रिया पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को दर्शाया गया है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़कर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है और यह निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है। इस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है और यह निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है और इस अभिक्रिया को संपादित करने के लिए आवश्यक तापमान है 473 केल्विन और इसमें बनता है वनस्पति घी। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 13, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। प्रश्न में कुछ हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं जैसे कि C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4। हमें बताना है किसमें किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही संकलन अभिक्रिया करते हैं। C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में केवल C3H6 और C2H2 ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अतः
C3H6 और C2H2 संकलन अभिक्रिया करते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, केवल वैसे हाइड्रोकार्बन ही संकलन अभिक्रिया करती है। प्रश्न में जितने सारे यौगिक का उल्लेख किया गया है, इनमें C3H6 और C2H2 ही संकलन अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि यही दोनों यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बाकी सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग को असंतृप्त यौगिक उड़ा देते हैं, जबकि संतृप्त यौगिक नहीं। क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट का रंग गुलाबी होता है। असंतृप्त यौगिक की यह विशेषता है कि क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग को उड़ा देते हैं, लेकिन संतृप्त यौगिक ऐसा नहीं कर पाते हैं। चूंकि मक्खन संतृप्त यौगिक होते हैं, अतः क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ बूंदे डालने पर इसकी गुलाबी रंग नहीं उड़ता है। परंतु खाना बनाने वाले तेल में क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ बूंदे डालने पर इसका गुलाबी रंग उड़ जाता है, क्योंकि खाना बनाने वाले तेल असंतृप्त यौगिक होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। साबुन अणु का एक सिरा जल से जबकि दूसरा सिरा तेल से क्रिया करती है। साबुन अणु की संरचना ऐसी होती है कि साबुन अणु का एक सिरा जल में विलय होता है, जबकि दूसरा सिरा तेल में या फिर हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। इस प्रकार साबुन अणु मिश्रेल संरचना तैयार करती है। इस चित्र में मिश्रेल संरचना को दर्शाया गया है। साबुन अणु की जो आयनिक सिरा है, यानी जो जल में विलय है, यह बाहर की ओर होता है, और वह सिरा जो तेल से क्रिया करती है वह अंदर की ओर होती है। इसीलिए साबुन को जब जल में डाला जाता है तो साबुन अणु एक विशेष व्यवस्था बनाती है, जिसे मिश्रेल संरचना कहा जाता है, जो कि इस चित्र में दर्शाया गया है। अतः हम आगे लिख सकते हैं, साबुन अणु का एक सिरा तेल कण की ओर जबकि आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इस प्रकार साबुन का मिश्रेल मैल को बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों को हमने बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।